नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के विषय हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 52। अयोगवाह क्या होता है? तो दोस्तों, जो विसर्ग होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। प्रश्न नंबर 3, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो दोस्तों, अगर अर्ध ठहराव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अर्धविराम, और अर्धविराम का मतलब होता है अल्पविराम। बहुत कम समय के लिए ठहराव जो होगा वो अल्पविराम होगा। दोस्तों, ये जो होता है ये पूर्ण विराम होता है, जब बात खत्म हो जाती है तब लगाते हैं इसे। अगला प्रश्न 4 नंबर, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो दोस्तों, इन सभी शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। इस तरह से होता है, एक डंडा होता है और नीचे एक बिंदी होती है, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन इंग्लिश में कहते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। तो दोस्तों, शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए लाघव चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे अगर पंडित लिखना है तो ऐसे, और यहाँ एक ये बिंदी रख देंगे, ये लाघव चिन्ह होता है। ये जो यहाँ पे बना है इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे प्राथमिक लिखना है दोस्तों तो ऐसे प्रा बनाते हैं और एक बिंदी लिख देते हैं। प्राथमिक विद्यालय लिखना है तो इस तरह से लिख देते हैं। तो इस चिन्ह को दोस्तों लाघव चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। तो दोस्तों, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का चिन्ह अपनाया जाता है। जैसे कोई शब्द लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, उसे इस तरह से ब्रैकेट बना करके उसमें लिख देते हैं उसका अर्थ क्या है। प्रश्नसूचक विराम का चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों, प्रश्नसूचक विराम का चिन्ह इस तरह से होता है, विकल्प नंबर डी में दिया है। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंत्यस्थ नहीं है? तो दोस्तों, अंत्यस्थ कौन सी होती है? या, रा, ला, वा, ये अंत्यस्थ होती है, लेकिन वा ये अंत्यस्थ नहीं होती है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। तो दोस्तों, पाठ्य वस्तु जो विश्लेषण होता है वो एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का होता है। कालांश कहते हैं एक पीरियड को, जो अपना एक पीरियड लगता है 30 मिनट का, 35 मिनट का, उसे हम कालांश कहते हैं। उसकी जो शैक्षिक सामग्री होती है उसे पाठ्य वस्तु विश्लेषण कहते हैं। उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो पाठ्य वस्तु विश्लेषण होगा। आनंद का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, आनंद का विलोम विषाद होगा। विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? विरोध का समर्थन होगा। अगला प्रश्न, सा, सा और हा ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अहि शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों, अहि सर्प को कहते हैं। सर्प का एक पर्यायवाची है अहि। नृप राजा का पर्यायवाची है, भौरा भ्रमर का होता है, और शार्दूल शेर का पर्यायवाची है। स्थावर का विलोम क्या है? तो दोस्तों, स्थावर का मतलब होता है स्थित, एक जगह स्थित, और जंगम का मतलब होता है चलायमान। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? तो दोस्तों, अगर शुद्ध शब्द की बात की जाए तो कुमुदनी होता है, कुमुदिनी। यहाँ कुमुदनी लिखा है, ये कुमुदनी हो गया, ये कुमुदनी हो गया, लेकिन जो कुमुदनी होगा इसमें क्या होगा? कुमुदिनी, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुद्ध शब्द। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, सा इस तरह से लिखा जाएगा, श्रृंगार। विकल्प सा ठीक है इसका। अगला प्रश्न 17 नंबर, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का है। अगला प्रश्न 18 नंबर, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता, बिल्कुल सभी वर्ड स्पष्ट होते हैं। सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। नहीं दोस्तों, सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक रूप से नहीं होता, ये भी आवश्यक रूप से होता है। जैसे सिरोरेखा ऐसे लिखना हो, सिरोरेखा, तो दोस्तों इस तरह से खींचेंगे। अगर सिरोरेखा की बात करें, अगर धा धनुष ये है, इस तरह से अगर हम सिरोरेखा खींचते हैं तो ये घा घड़ी लगने लगता है। क्या लगने लगता है? घड़ी लगने लगता है। ये
तो इसलिए शुरू रेखा का भी अपना अलग अलग महत्व है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, लिखित रूप में वर्ड होती है और मौखिक रूप से ध्वनि होती है। अग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों अनुग्रह का दोस्तों क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विग्रह। अगला प्रश्न, अब्ज शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अब्ज का अर्थ होता है शंख, कमल, कपूर। ये सभी शब्द अब्ज कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें द्विज की, तो द्विज में आपका ब्राह्मण भी आएगा और पक्षी भी द्विज होते हैं और दांत को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि दांत भी 2 बार उगते हैं। पक्षी का जन्म एक बार माँ के गर्भ से होता है, फिर अंडे से होता है, इसलिए उसे द्विज कहते हैं। इसी तरह से एक ब्राह्मण एक माँ के गर्भ से जन्म होता है तब, और जब जनेऊ धारण करता है तब भी उसका पुनर्जन्म माना जाता है, इसलिए ये द्विज है। 2 बार जन्म जिनका होता है उन्हें द्विज कहते हैं। इसी तरह से अब्ज जो है वो शंख, कमल और कपूर तीनों शब्द हैं। का से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों का, द्यो, मापसाना, स्पर्शा। तो का से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों जल के पर्यायवाची में अगर धी लगा दिया जाए तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जल और धी जोड़ दिया तो समुद्र का पर्यायवाची हो गया। उदधि, पयोधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन उर्वशी ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। उर्वशी एक अप्सरा थी, उसका पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों हिमालय का पर्यायवाची कौन नहीं है? हिमाद्री कहते हैं, नगराज कहते हैं, गिरिराज भी कहते हैं। गिरजेश हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों सरस्वती घाट में बीड़ा है, बीड़ा पाठ भी कहते हैं, महाश्वेता भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं, लेकिन पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? ललाम, चारू, मंजूषा, मंजुल। तो दोस्तों मंजूषा जो है वो सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो दोस्तों चारू का अर्थ भी सुंदर होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, उज्ज्वल का समानार्थी कौन सा है? तो दोस्तों उज्ज्वल और उज्ज्वल धवल, कुंठा अलग हो गया, इनकी तुक नहीं मिल रही, पीछे समानार्थी नहीं हो रहे हैं। ऊर्जा का समानार्थी कौन सा है? तो दोस्तों ऊर्जा का समानार्थी क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का इच्छा होती है, उष्णता, गर्मी, तीव्रता। तो दोस्तों ऊर्जा का हो जाएगा ओज। क्या हो जाएगा? ओज। गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। गृह कार्य में कैसे प्रश्न करवाए जाते हैं? अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। तो दोस्तों गृह कार्य में दोनों की दृष्टि से प्रश्न कराए जाते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर, वाचन शिक्षण की विधि है। तो दोस्तों वाचन शिक्षण की विधि संप्रेषण विधि और अनुकरण विधि दोनों ही वाचन शिक्षण की विधियाँ। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दोस्तों मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि मनन शक्ति का विकास और दूसरों को डिस्टर्ब ना करना, तार्किक योग्यता का विकास, ये सभी इसके मौन वाचन शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो दोस्तों लेखन शिक्षण की बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल। लेखन से संबंधित है तो दोस्तों लिखने का कौशल इसका प्रमुख विधि है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बोलने के कौशल और पढ़ने के कौशल। तो दोस्तों ये दोनों ही इसके उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न, या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों या रा ला वा अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी और दांत। तो दोस्तों ये सभी। अगला प्रश्न दोस्तों 37 नंबर, लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? तो दोस्तों लिपि विकास का प्रथम सोपान जो चित्रलिपि, अक्षर लिपि, वर्ण लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो लिपि का विकास होता है पहले इस तरह की रेखा, एक सीधी रेखा, एक वक्र रेखा, इस तरह की रेखाएं बना के हम लिपि चिन्ह का विकास करते हैं। अगला प्रश्न, जंगम का विलोम क्या है? तो दोस्तों जंगम का विलोम स्थावर हो जाएगा। दिन का विलोम क्या है? तो दोस्तों दिन का विलोम रात हो जाएगा। और अगला प्रश्न, आनंद का विलोम क्या है? तो आनंद का पर्यायवाची। तो दोस्तों आनंद का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो प्रमोद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।